नमस्कार विद्यार्थियों, डी लाइफ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने 12th क्लास की बायोलॉजी शुरू की थी, जिसमें पहला चैप्टर अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और पहले चैप्टर में अपन ने आधा पार्ट उसका पढ़ लिया था, जीवों में अलैंगिक जनन वाला पार्ट। ठीक है, अब आधा पार्ट उसका बचा है, लैंगिक जनन वाला पार्ट आज अपने को स्टार्ट करना है। तो देखो, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे अपने, उसमें आगे पढ़ते हैं। अपने अलैंगिक जनन पढ़ लिया था, अब अपने बात करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन की अपने बात करें तो वह जनन की प्रक्रिया, वह जनन की प्रक्रिया जिसमें नर व मादा नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन की प्रक्रिया जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। देखो, लैंगिक जनन होता है ना, उसमें युग्मकों का निर्माण और संलयन होता है। पहली बात तो लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें युग्मक बनेंगे, युग्मकों का निर्माण व संलयन होता है। ठीक है, जिनमें लैंगिक जनन होता है उन जीवों की बात कर रहे हैं। अब इसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है। अब ध्यान रखना, अगर जीवों के अंदर बात करें, जीवों में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करें मानव की, यदि अपने मानव की बात करें तो मानव में जैसे नर युग्मक के रूप में, नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। और मादा युग्मक के रूप में, मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब इनमें आगे कैसे होता है सिस्टम? आगे नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों फिर संलयित होते हैं। दोनों के नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे ही निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। युग्मनज से आगे भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से आगे विकसित होता है शिशु, ठीक है। ये तो होता है अपने अंदर, मानव के अंदर। इसी तरह मैं आपको बात बताऊं पौधों की, पादपों में, तो पादपों में लैंगिक जनन होता है, वो भी कुछ इसी तरह से होता है। पादपों में नर युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य करता है परागकण, और मादा युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य करता है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, जो अंडाशय के बीजांड में बनता है फूल के अंदर, ठीक है। अब परागकण में नर युग्मक बनते हैं, भ्रूणकोश में अंडकोशिका होती है, दोनों संलयित होते हैं। संलयित होने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, ठीक है। निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद
वही सिस्टम आगे जैसे जंतुओं के अंदर अपने मानव के अंदर होता है, निषेचन होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बनेगा इन पौधों में, युग्मनज के बाद इनमें विकसित होगा भ्रूण, ठीक है। और भ्रूण बनने के बाद इनके अंदर बनेगा बीज। बीज बनता है ना, वो बीजांड से बनता है, ध्यान रखना। और उसके बाद इनके अंदर विकसित होगा क्या, फल विकसित होगा। फल होता है वो अंडाशय से भी बन सकता है और पुष्पासन से भी बन सकता है। ज्यादातर अंडाशय से बनते हैं और कुछ फल जैसे सेब होता है वो पुष्पासन से बनता है, इसलिए उसे आभासी फल भी कहते हैं। तो ये प्रक्रम होता है लैंगिक जनन के अंदर, यानी युग्मकों का निर्माण भी होता है और युग्मकों का संलयन भी होता है। देखो, जनन तक पहुंचने से पहले जीव में उसमें कई प्रावस्थाएं आती है। जैसे अपने मेनली एक बार तो जनन से संबंधित बात कर रहे हैं, तो जनन से संबंधित प्रावस्थाओं की ही बात करेंगे। अगर अपने जीवन चक्कर अपना जो चलता है, अपना जो जीवन चक्कर है उसमें कई प्रावस्थाओं से गुजरते हैं अपने, ठीक है। जैसे सबसे पहले अपने बात करें, एक आती है जैसे किशोरावस्था, ठीक है, पहली। दूसरी जैसे प्रावस्था आती है जनन प्रावस्था, ठीक है। तीसरी जैसे अपने प्रावस्था की बात करें तो जीर्ण प्रावस्था, यानी इन कई अवस्थाओं से गुजरता है अपने जीवन काल में अपने। सबसे पहले जैसे मैं आपको बात बताऊं पहली प्रावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में। अगर किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था होती है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी है, जीव है, उसके जन्म से लेकर परिपक्वन तक की प्रावस्था है ना, उसको किशोरावस्था बोलते हैं। वैसे मुख्यतः किशोरावस्था है ना, वो टीन एज को कहा जाता है। टीन एज का मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो टीन वाली एज होती है ना, यानी 13 से 19 के बीच की, ये किशोरावस्था है। इसमें वो क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान इसमें क्या होता है, वो जनन के लिए परिपक्व होता है, जनन के लिए परिपक्व होता है, ठीक है। हालांकि जनन करना तो अपने स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से किशोरावस्था में परिपक्वता नहीं आती है जनन के लिए। जनन के लिए परिपक्व होता है, उस अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। इस जब परिपक्व होता है तो उसके शरीर में कई जैसे परिवर्तन आते हैं। जैसे किशोरावस्था स्टार्ट होती है तो उस दौरान अपने अंदर नर हार्मोन, मादा हार्मोन का स्रावण प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। दूसरी जैसे प्रावस्था होती है वो मैंने आपको बताई, जैसे जनन प्रावस्था, ठीक है। जनन प्रावस्था में लैंगिक जो अंग होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। जनन प्रावस्था में क्या होता है, इसमें लैंगिक अंग, लैंगिक अंग पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तथा युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है इसमें, तथा युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिससे जीव जनन करने लगता है। जीव जनन करने लगता है,
ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बात करें तो अपने मानव के अंदर, नर के अंदर शुक्राणु बनना शुरू हो जाएंगे। नर में किसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा? शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मादा है तो मादा में किसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा? अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अब शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाएगा तो दोनों किस में सक्षम हो जाएंगे? जनन करने में सक्षम हो जाएंगे। और जनन करने में सक्षम है तो उस प्रावस्था को क्या बोलेंगे? अपने जनन प्रावस्था बोलेंगे। और इस प्रावस्था में जीव क्या है? जनन करता है, मतलब संततियां उत्पन्न करता है। तीसरी जो फिर प्रावस्था आती है वो आती है जीर्ण अवस्था। जीर्ण प्रावस्था, जीर्ण यानी बुढ़ापा। अब जीर्ण प्रावस्था में क्या होता है? इसमें लैंगिक अंग स्थिल हो जाते हैं बुढ़ापे में। इसमें लैंगिक अंग स्थिल हो जाते हैं। अब लैंगिक अंग स्थिल हो जाते हैं तो जनन करने में सक्षम नहीं रहता। जैसे अपने बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो महिला होती है। अब महिला लगभग मान के चलो आप 50 वर्ष की आयु तक जनन कर सकती है। 50 वर्ष के बाद के पश्चात वो जनन करने में सक्षम नहीं होती। क्यों? क्योंकि 50 वर्ष के पश्चात उसके अंदर क्या होता है? अंडाणु का जो निर्माण है, अंडाणु का निर्माण है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण वो सक्षम है नहीं रहती। ठीक है। तो देखो जीवन चक्र में ये कुछ प्रावस्थाएं आती है। जैसे पहली मैंने किशोरावस्था बताई। किशोरावस्था में लैंगिक अंग परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है। और उसमें लगभग पूर्णतः लैंगिक अंग क्या हो जाते हैं? किशोरावस्था के दौरान परिपक्व हो जाते हैं। फिर जैसे जन्म से लेकर लैंगिक अंगों के परिपक्वन तक, ठीक है, तो याद रख सकते हैं अपने, वो किशोरावस्था आ जाएगी। यानी जन्म से लेके बोल सकते हो, या सीधा आप ऐसे कह सकते हो कि लैंगिक अंगों के परिपक्वन तक की जो अवस्था है ना, उसको अपने क्या बोल सकते हैं? किशोरावस्था बोल सकते हैं। फिर जनन प्रावस्था में लैंगिक अंग पूर्णतः क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। और वो जनन करना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। युग्मों का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर जीर्णावस्था में लैंगिक अंग क्या हो जाते हैं? स्थिलन हो जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब इनमें युग्मकों का निर्माण प्रारंभ होता है, जब इनके अंदर युग्मकों का निर्माण प्रारंभ होता है, निर्माण प्रारंभ होता है तो ज्यादातर नर और मादा में बहुत से परिवर्तन आते हैं। जैसे अगर मादाओं की बात करें तो मादाओं में जैसे ही जनन के लिए वो परिपक्व हो जाती है तो उनके अंदर शुरू हो जाता है। मादाओं के अंदर 2 प्रकार के चक्कर पाए जाते हैं। एक तो होता है जैसे रज चक्कर, ठीक है, और एक जैसे स्टार्ट हो जाता है कुछ मादाओं में मध्य चक्कर। रज चक्कर होता है ना, रज चक्कर सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है। प्राइमेट्स मादा में रज चक्कर होता है। प्राइमेट्स मादा जैसे बंदर हो गया, मानव हो गया, ये प्राइमेट्स में आते हैं जी। इनके अंदर क्या है? रज चक्कर पाया जाता है। और इसके दौरान क्या होता है? रज चक्कर के दौरान इनमें रक्त का स्त्राव होता है। रक्त का स्त्राव होता है। ठीक है। इसके दौरान युग्मक के रूप में अंडाणु बनता है। इसी तरह मादा में
कुछ मादाओं में मध्य चक्कर पाया जाता है। मध्य चक्कर जो पाया जाता है ना, वो ज्यादातर नॉन प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स मादाओं में। नॉन प्राइमेट्स जैसे अपने बात करें, नॉन प्राइमेट्स की भी गाय हो गई, भेड़ बकरी हो गई, भैंस हो गई, ये नॉन प्राइमेट्स है, इनके अंदर मध्य चक्कर पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, इसके दौरान रक्त का स्त्राव नहीं होता है, रक्त का स्त्राव नहीं होता है, लेकिन रज चक्कर होता है, उसमें रक्त का स्त्राव होता है। रज चक्कर की इसके अंदर अवधि निर्धारित होती है। निर्धारित क्या होती है, यानी रज चक्कर की अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। लेकिन मध्य चक्कर की अवधि है ना, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, यानी गाय में अलग होती है, भेड़ में अलग होती है, बकरी में अलग होती है, यानी इसकी कोई अवधि आप ऐसे बोल सकते हो कोई निर्धारित नहीं होती है एक तरह से। समझ गए मेरी बात? तो देखो कुछ मादाओं में कितने प्रकार के चक्कर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? रज चक्कर, और दूसरा कौन सा होता है, मध्य चक्कर। रज चक्कर होता है ना, वो कौन सी मादाओं में पाया जाता है, तो प्राइमेट्स मादाएं जैसे बंदर और मानव के अंदर तो रज चक्कर होता है। और मध्य चक्कर होता है वो किसमें, नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, इनके अंदर मध्य चक्कर होता है। दोनों में फर्क क्या है, रज चक्कर की अवधि निर्धारित 28 दिन की होती है, लेकिन मध्य चक्कर की अलग अलग जीवों में अलग अलग अवधि होती है, कोई निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। रज चक्कर के दौरान रक्त का स्त्राव होता है और मध्य चक्कर के दौरान रक्त का स्त्राव नहीं होता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आगे लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। अब लैंगिक जनन होता है ना, वो एक तरह से देखा जाए 3 चरणों में पूर्ण होता है जी। लैंगिक जनन है वो कितने चरणों में पूर्ण होता है, 3 चरणों में। एक तो होती है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, ठीक है। दूसरी जो होती है, दूसरा निषेचन पूर्व घटना, दूसरी होती है निषेचन, और तीसरा होता है निषेचन के बाद की घटना। निषेचन होने के बाद क्या होता है, निषेचन पश्च घटना। यानी इन 3 चरणों में एक तरह से लैंगिक जनन पूर्ण हो जाता है जी। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको निषेचन वाली बात बताई थी, निषेचन होता है भ्रूण बनता है, ठीक है। उसकी मैं आपको बात बताऊं, ये बताया था मैंने आपको। अब देखो ये निषेचन हो रहा है, ये तो एक प्रक्रम निषेचन का आ जाएगा। इससे ऊपर की जो घटना हो रही है वो तो किस में आ जाएगी, निषेचन पूर्व घटना में आ जाएगा, ठीक है। फिर निषेचन आ गया दूसरे नंबर पे, और इसके बाद में ये जो प्रक्रम हो रहा है ये कौन सा आ जाएगा, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना, ठीक है। अब निषेचन पूर्व घटना में क्या हो रहा है, शुक्राणु और अंडाणु बन रहे हैं, फिर इन दोनों का स्थानांतरण हो रहा है, स्थानांतरण होने के बाद दोनों आपस में मिल रहे हैं, तभी निषेचन हो रहा है। यानी निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या काम होता है, देखो आप अभी अपने बात करते हैं। एक तो मैंने अभी बताया भी युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है और स्थानांतरण होता है। तो पहली अपनी घटना पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना। पहली निषेचन पूर्व घटना। अब निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन से पहले की जो घटना है उसको क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटना। इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान एक तो होता है जी युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो देखो युग्मक जनन कहते हैं युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मकों के
निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है। अब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जैसे नर में नर युग्मक के रूप में शुक्राणु बनते हैं और मादा में मादा युग्मक के रूप में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। समझ गए मेरी बात? तो वो दोनों युग्मक ही है ना, शुक्राणु और अंडाणु, इनके बनने की जो प्रक्रिया है उसको युग्मक जनन बोल देंगे। और युग्मक होते हैं ना, वो ध्यान रखना, आकार और आकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। युग्मक होते हैं वो आकार के आधार पे, आकृति के आधार पे या गति के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है जी समयुग्मक। ठीक है। अब एक समयुग्मक होता है। समयुग्मक कौन सा होता है? समयुग्मक होता है वे युग्मक जो संरचना में संरचना व व्यवहार में समान हो, उसे समयुग्मक कहते हैं। उसे समयुग्मक कहते हैं। यानी वे युग्मक जो संरचना व व्यवहार में समान हो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। जैसे क्लेडोफोरा के अंदर होता है, क्लेडोफोरा के अंदर इसमें दोनों युग्मक की आकृति एक जैसी होती है। किस तरह से? तो कुछ इस तरह से होते हैं वो। ऐसा ही नर युग्मक होता है, ऐसा ही मादा युग्मक होता है। दोनों समान होते हैं। ठीक है। दोनों गतिशील होते हैं, चलनशील होते हैं और दोनों की संरचना समान होती है। इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? अपनी समयुग्मक बोलते हैं। दूसरा जो युग्मक होता है वो होता है विषम युग्मक। विषम युग्मक। अब विषम युग्मक किसको बोलते हैं? तो विषम युग्मक होता है जी वे युग्मक जो संरचना व व्यवहार में भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना व व्यवहार में भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि अपने बात करें, मानव के अंदर होता है। अब मानव में अंडाणु और शुक्राणु का दोनों का आकार भिन्न भिन्न होता है। अंडाणु तो इस तरह से गोलाकार होता है, इस तरह से होता है मादा युग्मक जो अचल होता है, और शुक्राणु कुछ इस तरह से होता है। यानी दोनों की संरचनाएं क्या है? भिन्न भिन्न है और दोनों का व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि अंडाणु सीधी सी बात है अचल होता है और शुक्राणु क्या होता है? चल होता है, चल युग्मक है।
तो विषम युग्मक वे युग्मक जो संरचना व व्यवहार दोनों में भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे अपने? विषम युग्मक बोलेंगे। तीसरा जो टाइप है वो है अपने पास असम युग्मक का। असम युग्मक, असम युग्मक में आप सीधा सा याद रखो, असम युग्मक होते हैं वे युग्मक जो, यानी वे युग्मक जो संरचना में तो समान होते हैं, संरचना में समान, लेकिन व्यवहार भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं, व्यवहार भिन्न होता है, उसे असम युग्मक कहते हैं, असम युग्मक कहते हैं। ठीक है, देखो सीधी सी कहानी है, तीन प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया समयुग्मक। समयुग्मक कौन से हो गए? वे युग्मक जो संरचना व व्यवहार में दोनों में समान होते हैं, उसे समयुग्मक कहते हैं, जैसे क्लेडोफोरा के अंदर होता है। विषम युग्मक में मैंने बताया संरचना और व्यवहार दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन असम युग्मक होता है ना, वो क्या होता है? संरचना में तो समान होता है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। समझ गए मेरी बात? तो ये तीन प्रकार के युग्मक होते हैं। ठीक है, अब अगर अपने लैंगिकता की बात करें जीवों के अंदर, किसकी बात करें? लैंगिकता की। अब एक बात है, दोनों के अंदर तो नर युग्मक मादा युग्मक नहीं बनेंगे, वो डिपेंड करता है जीव पर, यानी जीवों में जो लैंगिकता होती है वो अलग अलग होता है। लैंगिकता की दृष्टि से अलग अलग कैसे? कि कुछ जीव होते हैं ना, वो तो होते हैं एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी कौन सा होता है? अब अपने युग्मकों की बात कर रहे हैं, बिनर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें दोनों नर भी बनते हैं, मादा युग्मक भी बनते हैं उनके शरीर में, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जिनमें केवल नर युग्मक बनते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी लैंगिकता पर। और जीवों की यदि अपने लैंगिकता की दृष्टि से जीवों को देखें ना, तो जीव दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी की बात करें, कौन सा होता है एक लिंगी? तो एक लिंगी होता है वह जीव जिसमें नर जन्नांग, वह जीव जिसमें नर जन्नांग व मादा जन्नांग में से, मादा जन्नांग में से कोई एक जीव उपस्थित होता है, कोई एक उपस्थित होता है, कोई एक उपस्थित हो, या तो उसमें क्या हो? नर जन्नांग हो, और या मादा जन्नांग हो। इन दोनों में से कोई एक उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, एक लिंगी जीव कहा जाता है। जैसे अपने बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो मानव होता है। अब मानव में एक लिंगी है, यानी मानव अकेला है, तो उसके शरीर पे ऐसा नहीं है उसके शरीर के अंदर भी, मानव के अंदर नर जन्नांग भी उपस्थित है और मादा जन्नांग भी उपस्थित है। नहीं, मानव के अंदर अगर नर जन्नांग है तो वो नर है, केवल नर जन्नांग है उसके अंदर, और मादा है तो उसमें केवल मादा जन्नांग है। ऐसा नहीं है कि एक ही शरीर के अंदर नर और मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं। समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब मानव है वो क्या होता है? एक लिंगी होता है। ठीक है, इसी तरह पौधों में अगर बात करें तो पादप भी होते हैं। अगर पौधों में अपनी बात करें तो पौधों के अंदर पपीता, पपीता आपने देखा होगा, पपीता होता है ना, वो एक लिंगी पादप है, यानी उसमें पुष्प जो लगते हैं ना, अगर पुंकेसर वाले पुष्प लगेंगे तो उस पर पुंकेसरी पुंकेसर लगे होंगे, अगर स्त्री केसर वाला पुष्प लगेगा तो उस पर स्त्री केसर लगे हुए होंगे पौधे पर पूरे पे। समझ गए मेरी बात? यानी पपीते का पादप भी क्या होता है? एक लिंगी होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि पौधों में
एक लिंगी के लिए, एक लिंगी के लिए विषमथैलसी शब्द का उपयोग करते हैं। शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं द्विलिंगी की, दूसरा जो टाइप है अपना द्विलिंगी। अगर द्विलिंगी की बात करें तो द्विलिंगी कौन से जीव होते हैं? तो द्विलिंगी होते हैं जी वे जीव जिनमें नर जन्नांग व मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं। व मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं। उसे द्विलिंगी जीव कहा जाता है। जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कैंचुआ होता है। कैंचुए के अंदर नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कैंचुआ क्या होता है? द्विलिंगी होता है। इसी तरह पौधों के अंदर बात करें तो पौधों के अंदर सरसों का पादप है, वो द्विलिंगी होता है। दतूरा है, वो द्विलिंगी होता है। गुड़हल है, वो द्विलिंगी होते हैं। मतलब बहुत से पादप द्विलिंगी होते हैं। और द्विलिंगी जीव किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना, द्विलिंगी जीव वो होगा जिसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। अब जब इनमें युग्मक बनते हैं तो ध्यान रखना, युग्मक के समय अधिकतर जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी जब युग्मक बनते हैं तो कौन से विभाजन से बनते हैं? यानी युग्मक जनन के दौरान विभाजन, तो ध्यान रखना युग्मक जनन के दौरान ज्यादातर जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी सीधी सी बात है कि युग्मक निर्माण के समय अधिकतर जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अधिकतर जीवों में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जिससे अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। जिससे अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। अगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? आधी हो। लेकिन है ना, इसमें भी ध्यान रखना, कुछ कवक, लेकिन कुछ कवक, सारे कवकों का नहीं बोल सकते, कुछ कवक होते हैं या शैवाल होते हैं, कुछ कवक व शैवाल अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब उनमें पहले से ही गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या होती है? आधी होती है। उनमें युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन भी होता है। उनमें युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन भी होता है।
ठीक है। लेकिन है ना, आप ये याद रखो कि ज्यादातर जीवों में युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा, तो ज्यादातर जीवों में अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। क्यों होता है अर्धसूत्री? ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या है वो स्थिर बनी रहे, निरंतर बनी रहे। अब एक बात देखो, अपने केवल एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको इस बात को समझा सकता हूं। अगर अपने एग्जाम्पल लेके बात करें मानव की, ठीक है, अगर मानव की मैं आपको बात बताऊं तो मानव के अंदर चाहे नर हो या मादा हो, उनके अंदर आपको पता है कितने कितने गुणसूत्र होते हैं। नर के अंदर कोई भी नर हो, मानव के अंदर 46 होते हैं, कोई भी मादा हो कितने गुणसूत्र होंगे? 46 होंगे, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मान लो इनके अंदर एक मान के चलो कि मान लो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, सीधे समसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं, तो मान लो इसमें शुक्राणु बनते उसमें 46 आते, इसमें अंडाणु बनते उसमें 46 आते, और दोनों संलेहित होते, तब औलाद पैदा होती, तो इनकी औलाद में तो 92 गुणसूत्र होते, और उसमें अगर उनके औलाद पैदा होती तो उनके 184 गुणसूत्र होते, और उनके आगे औलाद पैदा होती तो उसके डबल गुणसूत्र होते। कहने का मतलब जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेके आज तक मानव में तो गुणसूत्र बहुत असंख्या हो जाने चाहिए थे, जिनकी गिनती अपने नहीं कर सकते। इतने गुणसूत्र होते तो बहुत से परिवर्तन होते। परिवर्तन तो होते ही हैं, डीएनए में थोड़ा सा हेर फेर कर लो या गुणसूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, कुछ भी नाइट्रोजनिक क्षारकों के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब गुणसूत्रों की संख्या है वो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनी रहती है, इसलिए इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे अब मानव में 46 गुणसूत्र है, जब इनमें युग्मक बनते हैं, युग्मक का मतलब शुक्राणु का जब निर्माण होता है मानव में, तो इसके शुक्राणु में कितने गुणसूत्र आते हैं? 23 गुणसूत्र आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब यहां युग्मक बनता है ना, तो यहां पर जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? अर्धसूत्री होता है। इसी तरह अपने मादा के अंदर बात करें तो मादा में भी जब अंडाणु का निर्माण होता है तो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जब अंडाणु बनता है तो उस अंडाणु के अंदर कितने गुणसूत्र आ जाते हैं? तो अंडाणु के अंदर भी 23 गुणसूत्र आते हैं। अब 23 गुणसूत्र आते हैं अंडाणु के अंदर भी, शुक्राणु के अंदर भी, दोनों संलेहित हो जाते हैं अंडाणु और शुक्राणु, जिसको आप बोल रहे हो निषेचन, ठीक है। निषेचन होता है तो निषेचन होने के बाद यहां निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद जब युग्मनज बनता है, निषेचन होते ही क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। उस युग्मनज में 23 नर से 23 मादा से कितने गुणसूत्र आ गए? 46। अब आगे समसूत्री विभाजन जारी रहता है जी। आगे फिर भ्रूण बनेगा, आपको पता है, तो भ्रूण के अंदर भी कितने गुणसूत्र आ जाएंगे? 46। और भ्रूण के बाद आगे शिशु बनेगा, शिशु के अंदर भी कितने आ जाएंगे? 46 गुणसूत्र आ जाएंगे आगे। जब वो आगे बड़ा होकर संतान पैदा करेगा, जब इसके अंदर शुक्राणु बनना स्टार्ट होंगे तो फिर अर्धसूत्री विभाजन बाद में शुरू हो जाएगा सिस्टम। तो कहने का मतलब ये प्रक्रम चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो 2-3 बातें ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत सी इसके अंदर बातें बताई है। अपने लैंगिक जनन की कुछ घटना की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था लैंगिक जनन में निषेचन पुराव घटना। निषेचन पुराव घटना में क्या होता है? तो पहला पॉइंट स्टार्ट किया था युग्मक जनन की प्रक्रिया। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन के दौरान जैसे मानव के नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मादा में अंडाणु बनते हैं। युग्मक अगर संरचना और व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने 3 प्रकार के बताए थे। समयुग्मक, वे युग्मक जो संरचना और व्यवहार में समान हो उसे समयुग्मक कहते हैं। फिर विषम युग्मक बताया था, वे युग्मक जिनकी संरचना और व्यवहार दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें विषम युग्मक कहते हैं। इसी तरह तीसरा असम युग्मक बताया था, वे युग्मक जो संरचना में तो समान होते हैं लेकिन व्यवहार में भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें असम युग्मक कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था भी युग्मक सभी जीवों के अंदर युग्मों का निर्माण होता है, लेकिन लैंगिक दृष्टि से देखा जाए तो जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। लैंगिक दृष्टि से जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक एकलिंगी होता है, एक द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी या उसको उभयलिंगी बोल सकते हो। एक लिंगी होता है वे जीव जिनमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग में से कोई भी एक जन्नांग उपस्थित होता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, और जिसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी जीव कहा जाता है। समझ गए? मानव जैसे एक लिंगी होता है, जंतुओं में केंचुआ होता है वो द्विलिंगी होता है।
फिर मैंने आपको बात समझाई कि जब युग्मकों का निर्माण होता है यानी युग्मक जनन होता है उस टाइम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, अगुणित का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या रह जाए, आधी रह जाए। अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है जो संलेखित होकर आगे द्विगुणित जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खुद ही अगुणित होते हैं, तो उनमें युग्मक निर्माण के समय क्या है, समसूत्री विभाजन भी होता है। ठीक है, इसमें कई बच्चों को यह भी ध्यान नहीं होगा शायद भी अगुणित और द्विगुणित होता क्या है, तो इसकी थोड़ी सी मैं बात आपको अलग से बता देता हूं ताकि ये कई जगह वर्ड आते रहेंगे, अगुणित भी आएगा द्विगुणित भी आएगा। द्विगुणित होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है, उसको द्विगुणित बोलते हैं, जिसको 2n से प्रदर्शित करते हैं। और अगुणित होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, उसे अगुणित बोलते हैं, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए मेरी बात। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे उदाहरण से समझे तो मानव से समझ सकते हैं। मानव में मैंने अभी आपको बताया कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अब शुक्राणु बनते हैं तो उसमें कितने आएंगे, 23। मतलब मात्र कोशिका से आधी है गुणसूत्रों की संख्या, मतलब वो क्या है, अगुणित। अगर मान लो मानव में समसूत्री विभाजन से कोई कोशिका बन रही है और उसमें 46 के 46 ही गुणसूत्र आ रहे हैं, मतलब वो जो कोशिका है वो क्या है, द्विगुणित। और द्विगुणित को अपने किससे लिखेंगे, 2n से लिखेंगे। तो अपना इसमें एक प्रक्रम पूरा हो गया, कौन सा, निषेचन पुरोव घटना का। ठीक है, निषेचन पुरोव घटना का युग्मक जनन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया अपना। आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।